मैं आचार्य योगेंद्र महाराज, पूर्व मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के आज पदाधिकारी सभी मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने कर रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको अभी अभी ताज़ा एक जानकारी मिली होगी कि आर्य समाज जो संस्था है, आर्य समाज संस्था पूरे भारत में एक ऐसी पवित्र संस्था है जो हैदराबाद आंदोलन हुआ, चाहे बाल विवाह आंदोलन हुआ, किसी भी प्रकार का आंदोलन हुआ, अभी आपके सामने करोत्था का भी जो आंदोलन हुआ, ऐसे समाज में अनेक बुराइयों को समाप्त करने वाला एक ऐसा पवित्र आर्य समाज की जो संस्था है, उसका अभी अभी प्रधान जो बना है, जिसको बनाने के लिए सरकार ने भी और गवर्नर जो गुजरात का गवर्नर आचार्य देवव्रत, उन्होंने पूरा जोर लगा करके, और जो आर्य समाज की संस्थाओं के पदाधिकारी थे जिनकी वोट थी 1088 वोट काट करके, और एक ऐसे प्रॉपर्टी डीलर को यहाँ सभा का, आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान बनाया गया। हम लोगों ने खूब आंदोलन किए, खूब आवाज़ लगाई, सरकार के सामने गुहार लगाई सभी साधु सन्यासियों ने। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने कहा कि ये प्रॉपर्टी डीलर है और ये व्यक्ति यहाँ प्रॉपर्टी के घपले करने के लिए लोग आए हैं, परंतु सरकार ने हमारी नहीं सुनी और ज़बरदस्ती यहाँ कब्जा करवा दिया। उस कब्जे की महक अब आपके बीच में आई है। इस राधा कृष्ण ने अभी कैथल के अंदर एक एएसआई थे जिनका नाम वीरेंद्र था, करसोला के रहने वाले हैं, 1,34,13,000 रुपये उससे ठगी करके और उसको कहा आपको प्लाट दे देंगे। आज उस प्लाट की कीमत लगभग 3 करोड़ हो गई है। उसको ना तो प्लाट मिला और ना पैसे मिले। उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। इसी जो आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान जो राधा कृष्ण सेठ है, आर्य कहता अपने आप को, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उस एफआईआर पर हम सब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर एक्शन होना चाहिए और ऐसे अपवित्र आदमी को आज पूरे हरियाणा की आर्य समाज की संस्थाएं और आर्य समाज के पदाधिकारियों का सिर नीचे झुक गया है। शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि इतनी पवित्र संस्था का प्रधान जितना बड़ा घोटाला कर रहा है। दूसरा एक मैं निवेदन करूँ आपसे कि इंद्रप्रस्थ में अभी अभी लगभग 5 एकड़ भूमि पर जो पट्टे किए हुए थे, वो पट्टे पूरे होने के बाद वो ज़मीन इंद्रप्रस्थ की आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम आनी थी, परंतु इन लोगों ने उसमें घपला करके करोड़ों रुपए का, लगभग 500 करोड़ रुपए का ये घोटाला है और उस ज़मीन को उन्हीं आदमियों को केस उठा करके और उन्हीं के नाम करवा दिया। जब इस बात का जानकारी आर्यों को लगी, जो आर्य समाज के पदाधिकारी हैं हर गांव में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने आवाज़ उठाई तो जो सभा का वकील था नरेंद्र कटारिया, जो अपने यहाँ रोहतक का रहने वाला है, इन्होंने कहा, सभा वालों ने, राधा कृष्ण सेठ ने एक बैठक ली। बैठक में कहा कि ये नरेंद्र कटारिया का घपला है और इसने ये ज़बरदस्ती किया है। उसके नाम कोर्ट केस कर दिया और कहा कि ये इसने किया है और नरेंद्र कटारिया इनका नाम ले रहा है। तो इसलिए बड़ा गोलमाल है। मैं आपके द्वारा और हरियाणा सरकार से भी मैं अपील करता हूं और सभी हरियाणा के आर्य समाजों का, सभी साधु संतों का, विद्वानों का सिर शर्म से झुक गया है कि इतना बड़ा घिनौना कार्य किया है। तो हम मांग करते हैं पूरे हरियाणा के आर्य समाज कि इसने नैतिकता के नाते भी और अपनी गरिमा, जो आर्य समाज की गरिमा को जो ठेस पहुंचाई है, उसकी नैतिकता के कारण भी इसने आर्य प्रतिनिधि सभा के पद से, प्रधान पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हमारी मांग है। कितने घोटाला बता रहे थे इसमें? ये जो मैंने बताया, इसने जो एएसआई को 1,34,13,000 का जो इसने ठगी की है और इसके साथ साथ इंद्रप्रस्थ की जांच होनी चाहिए। लगभग 5 एकड़ ज़मीन जो बहुत कीमती, बेशकीमती ज़मीन है, उसका भी इन्होंने जो उन लोगों को दे दिया, वो बड़ा घोटाला है। आर्य समाज ने क्यों बनाया ऐसा प्रधान? ये प्रधान आर्य समाज ने नहीं बनाया है। आपने देखा होगा, हमने बड़े आंदोलन किए और सभी जो पवित्र आर्य थे, जो वर्षों से आर्य समाज की संस्थाओं के सदस्य थे, उनकी वोट काट करके बीजेपी सरकार ने और आरएसएस के सभी लोगों ने मिलकर के इस ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जो सरकार के ऊपर भी आज दब्बा लगा है और संगठनों के ऊपर भी दब्बा लगा है। अच्छा योगेंद्र जी, इन लोगों में मेवात में इतना बड़ा हुआ है हिंदू मुस्लिम लोग, उसके जिम्मेवार कौन है? किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से वहाँ गोलियाँ चली हैं, कई लोगों की मौत हुई है, तो क्या उसको क्या कहते? देखिए, मेवात में इतना बड़ा दंगा जो हुआ है, उस दंगे की जिम्मेदारी, जैसे आप पूछो कि इस देश की रक्षा का जिम्मेदार कौन है,
इस देश की रक्षा का जिम्मेदार सबसे पहला जिम्मेदार राजा है। उसके बाद इस देश की रक्षा जो फौजी भाई है सीमाओं की रक्षा करते हैं, वो देश की रक्षा करते हैं, और अंदर पुलिस वाले जो हमारे भाई रहते हैं वो रक्षा करते हैं। तो यदि कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार, पहले भी आप अब वो इतिहास को पढ़ोगे तो राजा जिम्मेदारी लेता था। मैं तो ये चाहता हूँ कि आदरणीय खट्टर साहब इस हमले की जिम्मेदारी जो हुई है उसकी जिम्मेदारी है, और वो नैतिकता से वो भी इस्तीफ़ा दे दे, और उनको भी ये लगना चाहिए कि भी उनकी कमी के कारण ये हुआ है। जो मासूम बेचारे लोगों की जान गई है वो उनकी कमी है। और देखिए, हमले से 4-5 दिन पहले पुलिस अधीक्षक जो थे वो भी छुट्टी पे चले जाते हैं, तो कोई भी सुरक्षा के प्रबंध नहीं थे। इसके जिम्मेदार आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं। अभी जिस तरह से वहाँ पे काफ़ी पुलिस तैनात की गई है, मामला लांगलोई भी हुआ झगड़ा जिससे, उसके बाद वहाँ हुआ, अब राजस्थान के बॉर्डर पे जा। देखिए, ये जो झगड़ा बढ़ाया जा रहा है, अभी इस झगड़े में जो वहाँ दंगा करने वाले थे मेवात में, जो SIT भी गठित हुई है, वहाँ से जानकारी मिली कि ये लोग बाहर के थे, वहाँ के स्थानीय लोग नहीं थे। हिंदू मुसलमान में वहाँ आपस में कोई झगड़ा नहीं। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। वहाँ अपना भादस गुरुकुल है, हमारे पास फ़ोन आया कि आचार्य जी 25-30 मुसलमान गुरुकुल का दरवाज़ा तोड़ने के लिए लग रहे हैं। मैंने गांव में फ़ोन किया भादस में, जो हिंदुओं के घर थे उनके पास, मैंने कहा भी एक बार गुरुकुल में जाओ। बोले जी यहाँ तो माहौल ख़राब हो चुका है, हम फिर भी कोशिश करते हैं। गांव का सरपंच मुसलमान है, वो सरपंच गुरुकुल में गया और उसने कहा कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। जब गांव के लोग मुसलमान पहुँचे तो पता लगा कि वो बाहर के लोग थे। राजनीतिक साजिश लग रही है इसके नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं नहीं जी। जी देखिए, मैं तो सीधी सी एक ही बात कहता हूँ, कहीं भी दंगा हो रहा है, हमारी पुलिस इतनी सक्षम है, हमारी मिलिट्री इतनी सक्षम है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, यदि मणिपुर में एक छोटा सा राज्य है, कुछ लोग हैं जो आतताई बने हुए हैं, तो हमारी सेना और हमारी सरकार वहाँ यदि काबू पे नहीं पा रही, कल न पाकिस्तान यदि हमला कर देता तो फिर कैसे काबू पाओगे? ये सवालिया निशान है। तो इसलिए यदि यहाँ के राजा, जो यहाँ की सत्ता पे काबिज जो लोग हैं, कोई भी है चाहे वो, यदि उनसे काबू में ऐसा नहीं आता है तो फिर उनको अपना इस्तीफ़ा दे करके कह देना चाहिए हमारे से सुरक्षा आम आदमी की बस में नहीं है। कहीं राजनीतिक साजिश लग रही है? बिल्कुल लग रही है। मोनोमानस है, बिट्टू बजरंग है, उसके उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बावजूद भी सरकार नहीं जाएगी। तो आखिर क्यों इनको शहद दी जा रही है और बचाव कर रही है सरकार के जो पक्ष है? देखिए, जो भी जिन लोगों ने आह्वान किया था यात्रा में आने के लिए, और सरकार को भी ऐसा अंदेशा था, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया कि इसमें सरकार ही फेल है। यदि सरकार आम आदमी की सुरक्षा के बारे में नहीं समझती है, इसका मतलब तो सरकार की उसमें ये या तो शय कहिए या यूँ कहिए सरकार केयरलेस है। भाई कोई आम आदमी मरे तो मरे, हमें क्या, हम ठीक ठाक हैं, हमारी सुरक्षा। आप जाओगे देखोगे MLA की कोठी पे पुलिस मिलेगी, MP की कोठी पे पुलिस मिलेगी, उसके साथ पुलिस चलेगी। अरे भाई वो तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, हम भी तो सामाजिक कार्यकर्ता वैसे घूम रहे, तो इनको भी ऐसे चलना चाहिए। इनको किससे खतरा है? तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, दूसरों पे कार्रवाई हुई, बजरंगी और पे क्यों नहीं हो रही कि तुम्हारी चीज़ा निकलेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति है जो इस हमले में या इन मासूमों की जो जान गई है, जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, कोई भी है, उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। तभी निष्पक्ष राज कहा जाएगा, तभी सबका साथ और सबका विकास कहा जाएगा। नहीं तो सबका साथ नहीं है, सबका विनाश है, ऐसा मैं मानता हूँ। अनिल विज जी ने कह दिया कि मोनू मानस पर कार्रवाई होगी, राजस्थान पुलिस की हम हेल्प करेंगे। नहीं, जो भी मैंने कहा ना, अनिल विज जी ने भी कहा है, सभी ने कहा है, यदि जो आदमी इस जो घटना में शामिल मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस और सब चीज़ सक्षम है, वो इसमें जांच कर सकती है। जी, यात्रा पहले भी निकलती है, जिस तरह से पत्थर पहले से वहाँ सजोए गए, तो क्या इसकी सूचना पहले से नहीं थी कि जिस तरह से आपस में झगड़ा हुआ? देखिए, वहाँ जो ईंट पत्थर रखे गए थे और जैसे ये झगड़ा हुआ है, जो करने वाले लोग हैं वहाँ बाहर के बता रहे हैं, परंतु जब भीड़ मोब चलता है तो फिर हर व्यक्ति उसमें शामिल हो जाता है। तो वो जो पत्थर आदि रखे गए थे, उससे देखने में लगता है कि पहले से ही सुनियोजित और सारा में जो दंगा करवाया गया है, तो उसके अंदर क्या विधानसभा चुनाव या कोई और कारण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नूह में दंगा जो हुआ है, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर राजनेता, हर सामाजिक कार्यकर्ता, हर साधु अपने एंगल से देख रहा है।
हर पॉलिटिकल आदमी अपने एंगल से देख रहा है। वो कहेंगे कि भी ये तो राजनीति की बिछात बिछाई जा रही है, आगे 2024 में चुनाव है, ये है वो है। मैं एक ही बात कहता हूँ, सभी पार्टियों से कहता हूँ, आप राजनीति की बिछात खूब बिछाइए, परंतु किसी मासूम की लाशों पर यदि ऐसा काम करोगे तो आपको यहाँ कोई बख्श देगा, परंतु परमात्मा कभी नहीं बख्शेगा। आप निश्चित रूप से इस ट्रैक से जैसे उतरोगे, किसी मासूम की ज़िंदगी से खेलोगे तो आप निश्चित हारोगे। कोई चाहे पॉलिटिकल है तो कैसा भी हो, जीत नहीं सकते।